नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। नेपाल में 2001 में ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद पूरा नेपाल और साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड स्तब्ध रह जाता है। आखिर उस दिन क्या हुआ? 2001 की इस घटना को बीते हुए हमारे 25 साल बीत चुके हैं और 25 साल बाद भी आज तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई कि आखिर उस दिन गोली किसने चलाई। और वही सबसे बड़ा कारण था कि नेपाल में राजतंत्र का अंत हो गया और गणतंत्र का विकास हुआ। क्या नेपाल वापस से राजतंत्र की तरफ जा रहा है? तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और इस फाइल को दोबारा से ओपन करना किस बात का संकेत देता है, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इतिहास के उन सबसे बड़े मिस्कैर में गिना जाता है जहां की मिस्ट्री इतनी बड़ी है कि आज तक सॉल्व नहीं हो पाई और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसको लेकर के देखने को मिलती हैं। इसी के साथ आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर हो जाती है भैया कि यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का हाइब्रिड बैच इंग्लिश मीडियम का संस्कृति आईएएस ने लॉन्च कर दिया है मात्र 39,000 में। फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेपाल के उस अध्याय के बारे में जिसके बाद पूरा नेपाल एक तरीके से मौन हो गया था। नेपाल टू रीओपन प्रोब इनटू रॉयल पैलेस मिस्कैर ऑफ 2001। तो अब हम इसकी चर्चा आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेपाल की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और 2001 में जो ये घटना घटित हुई थी 25 साल बाद उसकी फाइल दोबारा ओपन कर दी गई है। कहा गया है कि इस टाइम जो भी एक्टिविटी हुई थी, जो चीजें हुई थी, उसको दोबारा एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा और इस बार सही तरीके से जांच करके कौन इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा सुनाई जाएगी लगभग 25 साल बाद। ये थी वो रॉयल फैमिली जहां पर ये घटना घटित होती है। क्या पूरा मामला था तो चलिए देख लेते हैं। तो नेपाल सरकार 2001 की इस घटना को वापस से दोहरा रही है और यहां पर अधिकांश जो परिवार के सदस्य थे उस दिन सबके सब मार दिए गए थे। अब आते हैं तो ये वीरेंद्र शाह कर रहे हैं। वीरेंद्र शाह का मानना है कि भैया जो ये घटना हुई थी इसके बारे में सभी नेपालियों को जानने का अधिकार हो जाता है क्योंकि उनके राजा थे और राजा मरे थे इसलिए। और वीरेंद्र शाह की आप एक चीज देखोगे ना कि ये धीरे धीरे वो स्टेप्स ले रहे हैं जो नेपाल को वापस से राजतंत्र की तरफ लेकर के जाएगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जो छात्र चुनाव थे उस पर बैन लगा दिया। ये जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से इनका एटीट्यूड हो जाता है, इन्होंने बोला हम नहीं मिलेंगे, हम अपनी जो लेवल के लोग होंगे खाली बस उनसे ही मीटिंग करेंगे। ये पूरी की पूरी एक विदेश मंत्री जितने भी थे उनकी मीटिंग एक साथ इन्होंने बुलाई और बैठ गए बिल्कुल ऐसे राजा की तरह बीच में और सबसे इन्होंने मीटिंग करी। एक साल बोले हम अपनी सिर्फ प्रजा के लिए देंगे। तो इनका जो माइंडसेट थोड़ा सा नजर आ रहा है वो नजर ऐसा ही आ रहा है कि ये ना लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं नेपाल में और राज्यतंत्र की तरफ वापसी करना चाहते हैं और वैसे ही एक एक स्टेप ले रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेपाल के गृह मंत्री सुदान गुरगुन ने मंगलवार को पदभार संभालने के तुरंत बाद कहा कि शाही हत्याकांड से संबंधित पुरानी जांच की फाइलों को हम पुनः खोलेंगे और मामले की नए सिरे से अब हम समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस ऐतिहासिक और संवेदनशील मामले से जुड़े सभी तथ्यों को दोबारा जांच करना चाहती है और इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। 1 जून 2009 की ये घटना हो जाती है। चलो एक बार जो अभी तक थ्योरी मौजूद है इसको लेकर के इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि अभी तक जनता क्या मानती है कि क्या हुआ था या फिर जो जांच हुई थी उसमें क्या निकल करके आया था। एक एक करके समझेंगे। दिन शुक्रवार, डेट थी हमारी 1 जून 2001। यहां पर नारायण हिटी पैलेस में एक पारिवारिक पार्टी यानी कि फैमिली डिनर चल रहा था। इस पैलेस में सभी जो शाही परिवार के लोग थे वो बैठ करके खाना खा रहे थे। राज दरबार में परिवार के सदस्य सभी मौजूद थे। यहाँ पर क्राउन प्रिंस जो उस समय था जिनका नाम है दीपेंद्र वीर विक्रम शाह, ये मौजूद थे और इन्होंने कहा जाता है कि गोलीबारी कर दी थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ऐसा हुआ क्यों था? कितने लोग मारे गए थे? तो 9 लोग यहाँ पर मारे गए थे इस मैस्कर में पूरे। सबसे पहले राजा वीरेंद्र शाह जो थे वो मारे गए यानी कि उनके पिता। रानी ऐश्वर्या यानी कि मां मारी गई। प्रिंस इनके निराजन जो भाई थे, प्रिंसेस श्रुति बहन, अन्य रिश्तेदार, चाचा धीरेन्द्र सहित 5 अन्य लोग घायल हो गए थे। दीपेंद्र ने 516 कार्बाइन, 5PM यहाँ पर शॉर्ट गन और पिस्तौल जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये कि एक व्यक्ति अकेला इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है और ऐसे क्या हुआ कि भाई इतने सारे लोगों को उसने मार दिया? एक बार में कितनी गोलियां चलाई? क्या घटना यहाँ पर रही थी? घटना के बाद दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मारी थी। ठीक है,
कोमा में चले गए थे और 3 दिन बाद यानी कि 4 जून 2001 को इनकी भी मृत्यु हो गई, अचेत अवस्था में थे। और इसके बाद राजा यहाँ के जो बनते हैं चाचा ज्ञानेंद्र शाह को राजा बना दिया जाता है। अब कुछ लोगों का कहना था कि भैया ये खुद बनना चाहते थे राजा, इसलिए इन्होंने मार दिया। दूसरा यहाँ पर थ्योरी चलती है कि ये किसी से विवाह करना चाहते थे और इनके जो परिवार वाले हैं वो मान नहीं रहे थे, तो इसलिए इन्होंने गोलियां चला दी। 2 सदस्यीय जांच समिति इसके तुरंत बाद बैठाई गई। 100 से अधिक लोगों के बयान लिए गए। निष्कर्ष निकला कि इसमें आरोपी दीपेंद्र ही था जिसने अपने परिवार वालों को मारा था। मकसद क्या था कि परिवार में जो शादी का विवाद है वो चल रहा था, वो बेसिकली कि वो ना एक लड़की थी जिसका नाम था देवयानी राणा, इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन इनके माता पिता के पास रॉयल स्टेटस था, पारिवारिक कारण कुछ थे, राजनीतिक तौर पर ये जुड़े थे, तो इन्होंने मना कर दिया था, जिससे ये बहुत ज्यादा निराश थे। उसके बाद इन्होंने नशा करना बहुत एक्सट्रीम लेवल का शुरू कर दिया और उसके बाद ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। साजिश के सिद्धांत की अगर हम बात करें यहाँ पर नेपाल में, तो क्या चीजें निकल करके आई। नेपाल में बहुत से जो नेपाली और जो पर्यवेक्षणाधिकारी हैं वो कहते हैं कि भैया ये कहानी पूरी तरीके से झूठी है, क्योंकि जो सबूत जुटाए गए, जिस तरीके से बॉडीज को ठिकाने लगाया गया, ठिकाने लगाना उनका मतलब अंतिम संस्कार आपने कर दिया, तो इस घटना के बाद राजा बीरेंद्र के छोटे भाई जो ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह, इसको नेपाल का नया राजा बनाया गया। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते थे। अकेले कोई पर्सन इतनी सारी चीजों का अंजाम नहीं दे सकता है, ये तो सत्य है। नेपाली जनता आज भी सरकारी थ्योरी जिसमें दीपेंद्र को अकेले दोषी माना गया है उस पर भरोसा नहीं करती है। इसके पीछे कई कारण और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, यानी कि ज्ञानेंद्र जो है उसने परिवार को कैसे बच गया, अकेला ज्ञानेंद्र कैसे बच गया, वो भी मर जाना चाहिए था वहां पर, वो बचे कैसे। घटना के वक्त ज्ञानेंद्र खुद काठमांडू से बाहर अचानक कैसे क्यों चले गए। कोमल, बेटे पारस, बेटी प्रेरणा उस पार्टी में मौजूद थे, लेकिन उन सबको मामूली चोटें आई और वो बच करके निकल गए। ना उनकी पत्नी को कुछ हुआ, ना बेटे को कुछ हुआ, ना बेटी को कुछ हुआ, खाली सिर्फ एक ही परिवार को सब कुछ क्यों हुआ, इस वजह से लोग उनको संदेहपस्त मानते हैं। बाएं हाथ से गोली चलने का मामला आया। देखो, अगर दीपेंद्र की बात करें तो वो राइट हैंड, वो लेफ्टी नहीं थे, वो राइटी थे। तो यहाँ पर जो भी पता चला है जिस तरफ से गोली मारी गई है, यानी कोई लेफ्ट हैंडेड पर्सन इन्वॉल्व था उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड तो वो थे नहीं, वो राइट हैंड थे, तो वो उन्होंने गोली नहीं चलाई। ये सीधी सीधी सी बात हो जाती है। सबों का इतनी जल्दी से आनन फानन यहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया गया कि लोगों में गुस्सा था, बहुत जल्दी अंतिम संस्कार किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ था, कुछ लोग इसके पीछे खुफिया हाथ यानी कि CIA वगैरह और अमेरिका का हाथ मानते हैं। और यहाँ पर जो बालेंद्र शाह इनको लेकर के भी कई बार बोला गया है कि इनके CIA के साथ लिंक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें नजर आती हैं कि भैया ये जो पूरा कांड है ना, इसमें सिर्फ उनका बेटा इन्वॉल्व नहीं था। बेटे को मोहरा बनाया गया, परिवार के खिलाफ भड़काया गया और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे जो बच करके आसानी से निकल गए और बाद में उनका बेटा खुद मर गया या फिर उसको खुद ही को गोली मारने के लिए मजबूर किया गया होगा। ये भी ऐसी थ्योरी हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक प्रभाव। तो इस घटना ने नेपाल की राजतंत्र की वैविधता को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया और 2004 में संसद भंग करने का सबसे बड़ा आंदोलन यहां पर हुआ। 2006 से 8 में राजतंत्र समाप्त हो गया। नेपाली लोकतंत्र हमारा एक तरीके से गणराज्य बन गया जो कभी राजतंत्र था। देश में माओवादी आंदोलन तेज हो गया और आखिरकार 2008 में नेपाल से पुरानी राजशाही जो मोनार्की थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन करके रह गया। अब यहाँ पर नेपाल की हिस्ट्री की बात करते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर यहाँ पर डेमोक्रेसी आई है, मोनार्की ज्यादा हावी रही है। कई बार, बहुत बार मतलब ये ट्राई किया गया कि फुल एक तरीके से आपकी डेमोक्रेसी ना आए, सेमी डेमोक्रेसी आए जहाँ पर राजा का कंट्रोल बना रहे। तो ऐसे ऐसे इसका इतिहास में रहा है चीजें। ये हत्याकांड आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे और दर्दनाक पारिवारिक रहस्यों में से एक माना जाता है। अब फाइनली वो समय आ जाता है जब नेपाल 240 साल से चली आ रही अपनी राजशाही प्रथा का अंत करता है और 28 मई 2008 को ये घोषणा करता है कि अब हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाते हैं। अब 25 साल बाद ये मामला वापस से खुला है। इसका मकसद बस इतना था, लंबे समय से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी इसका अंत करना। समय सीमा, रूपरेखा, नई जांच, नए सबूत, सारी चीजें देखी जाएंगी। प्लस अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोत भी इस पर बहुत बड़ी नजर बनाए हुए हैं। आप सभी को पता होगा जब KP ओली का यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था इनको लेकर के, जेनजेड आंदोलन हुआ था, तब भी यहाँ पर प्रो मोनार्किस्ट ने
वेलकम किया था नेपालीज डिपॉजिट किंग ज्ञानेंद्र टू काठमांडू। तो यानी कि जो ज्ञानेंद्र है ना, ज्ञानेंद्र शाह, ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से क्या है, वापस से राजशाही आ जाए। और यहाँ के लोगों ने भी बोला था कि हमें गणतंत्र नहीं राजतंत्र चाहिए, राजा हमारे के लिए जान से बढ़कर है और हमें गणतंत्र नहीं राजतंत्र चाहिए। ये जो प्रदर्शनकारी है इस तरीके से नारे लगा रहे थे जब केपी ओली और ये जो जनजट प्रोटेस्ट हुआ था। नेपाल की सरकार, राजनीतिक दल, पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला भ्रष्ट हो गया है। उनका यह भी मानना है कि इसलिए विफल जो शासन तंत्र है इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। और ये जो ज्ञानेंद्र है ना, ये चाहते भी हैं और इसी तरीके से ये अपने लोगों को भी इसमें शामिल कर रहे थे। हालांकि राजशाही समर्थक बड़े पैमाने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले प्रदर्शनकारी दुर्गा परसाई के आवास पर भी पुलिस बलों ने यहां पर तैनात किया गया था। ये सारी चीजें उस समय निकल करके आई थी, जिससे ये पता चल रहा है कि शायद बालेंद्र शाह का जो मोटिव हो जाता है वापस से नेपाल को एक राजतंत्र में कन्वर्ट करना है। तो क्या नेपाल की जनता चाहती है कि जो नेपाल है वापस से राजतंत्र में कन्वर्ट हो जाए? और आपकी इस मामले को लेकर के जो घटना शुक्रवार को हुई थी, जो घटना 2001 में हुई थी, इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या थ्योरी है, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ था, ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।